तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। आज बच्चों इस वीडियो में हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि जो बच्चे क्लास 11th में रहकर इक्विलिब्रियम को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बच्चे जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे वांट टू नीड दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवीजन फॉर दी चैप्टर इक्विलिब्रियम, जो कि बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि क्लास 11 में अच्छे से पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास 11 तो भैया मौज मस्ती में बीत जाती है। अब जब 12th भी बीत गई तो पता चला अरे यार हमारे क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब तो यार अच्छे से हुए ही नहीं। तो बच्चों हमारा मकसद आपके साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने का है। इनकी मैंने वन शॉट सीरीज निकाली है, तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा। याद रखना, कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों के दोनों डिस्कस होंगे। ठीक है, रेडी हैं आप सब लोग? तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बच्चों। ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिफ्थ इज द ली चार्टियर प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से लिखा। देन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम्स में क्या क्या देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, बफर सोल्यूशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW और pH। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की जान, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इस पर मैंने आपको नोट्स भी बनाकर दिए हुए हैं। आप लोग नोट्स चाहो तो नोट्स वीडियो पॉज करके लिखते रहना, वरना हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इमेजिन करना है। जैसे यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, इसमें जो ये स्मॉल a है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये सारे सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये क्या है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो जब अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब हम पीछे जा रहे हैं तो मतलब हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो रेट होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर कर रही होती है, देयर इज अ रेट एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। जैसे अब हम लोग की जो स्पीड है, हम लोग कहते हैं हम लोग कितनी स्पीड से आ रहे हैं, तो या हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। तो अगर रिएक्शन की हम लोग स्पीड वर्ड यूज़ नहीं करते, रिएक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, उसका रेट क्या है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, याद रखना, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब। नाउ द सेकेंड थिंग which you need to remember is that what is the chemical equilibrium? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और ये तभी मुमकिन है जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यानी कि याद रखना, इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम के बेटा दो मतलब आप याद रख सकते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहली बात तो ये याद रख लेना। और दूसरी बात, when the molar concentration of the reactants and products are constant with respect to time। क्या बोला मैंने? when the molar concentration of the reactants and the molar concentration of products are equal or constant with respect to time। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? उसके लिए मुझे आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ेगा, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। बच्चों होता क्या है, मान लो तुम लोग के पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, ये एक एम्प्टी बीकर है C। दो बीकर और हैं A और B। इस A बीकर के अंदर तुम लोगों का वाटर पड़ा है और इस B बीकर के अंदर तुम लोगों का शुगर पड़े हैं, शुगर। और तुम्हें शुगर सिरप बनाना है। शुगर सिरप का
सोल्यूशन बनाना है, तो तुम क्या करोगे, थोड़ी सी शुगर लोगे बी से और थोड़ा सा पानी लोगे ए से और उसको इस सी के अंदर डालोगे। यानी कि रिएक्टेंट्स जो कि पहले उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम होने लग गई और आप सी में उसको डाल रहे हो, यानी कि सी प्रोडक्ट्स जिसका कंसंट्रेशन या जिसका अमाउंट या जिसकी क्वांटिटी पहले कुछ भी नहीं थी, अब आप उसको दे रहे हो, अब आप उसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, शुगर सिरप बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यानी कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगर हम रिएक्टेंट्स का कर्व बनाते हैं तो वो हमारा कुछ इस प्रकार आता है। रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन हमारा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। और एक ऐसा टाइम आता है जब ये वाला कर्व रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन वाला, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन और टाइम, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि कांस्टेंट हो जाते हैं। और इसी टाइम पे, इसी लाइन पे हम इसको कहते हैं कि उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक बार जरा फटाफट देख लेते हैं कि हमारे बुक के पेजेस या हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं। The state at which the concentration of reactants and products do not change with time is called a state of chemical equilibrium. It is a dynamic system. Dynamic system का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक सिस्टम का मतलब हुआ कि कहीं से भी लाया जा सकता है इक्विलिब्रियम, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके लाएं, चाहे आप बैकवर्ड डायरेक्शन से मूव करके लाएं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो ये डायनेमिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा और प्यारा पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। अब ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी है, ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लोज सिस्टम के लिए होना चाहिए। आइए चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तैयार है आप? ओके, तो लेट्स इमेजिन कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्टेंट के तौर पे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना स्टार्ट कर दिया एक बीकर में। अब जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को एक बीकर में हीट करोगे तो इसके जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे दैट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड CO2। अगर हम इनका फेसेस लिखें तो ये आपका सॉलिड होता है, CaO भी सॉलिड होता है, लेकिन CO2 क्या होता है, गैस होता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते रहोगे तो यहाँ से जो CO2 गैस निकलेगी ये हवा में उड़ जाएगी। अब तुमको क्या करना है, अगर ये हवा में उड़ गई तो ये रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। भूल जाओ, ये रिएक्शन कभी रिवर्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप CaCO3 को वापस लाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि CaO CO2 के साथ रिएक्ट करे और वापस पीछे की तरफ भागे। तो अगर तुम इस चीज़ को एक ओपन कंटेनर में रखे हो CaCO3 को और उसको तुम नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो तो भैया बट ऑब्वियस की बात है ये हीट होगा तो यहाँ से CO2 गैस उड़ जाएगी। अब तुम्हें क्या रखना है कि CO2 गैस बंद रहे, बाहर ना जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर को क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज कंटेनर, याद रखना इस बात। तो इसीलिए लिखा है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन ओनली इन द क्लोज सिस्टम, क्योंकि अगर बाई चांस प्रोडक्ट्स में से कोई भी चीज़ लिक्विड या गैसियस फेज में है तो वो ओपन कंटेनर में हो सकता है इवेपोरेट हो जाए, या गैस है तो ये कह लो कि वो सिस्टम तुरंत छोड़ दे। और अगर कोई भी प्रोडक्ट लीव आउट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, तो वो चीज़ कभी भी वापस मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना पाएगी। ये हमारी बड़ी समझदारी वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो फिर इससे एसोसिएटेड हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की
तो मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से एक रिएक्शन लिखी हुई है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन the rate of the reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants with each term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर K आता है और एज इट इज बाकी चीजें हम लोग लिख देते हैं। याद रखिएगा ये स्मॉल a और स्मॉल b क्या होते हैं बच्चों, दोबारा से याद रखिए, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। और जब भी हम लोग कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके लिख देते हैं तो वो उस चीज का मोलर कंसंट्रेशन दर्शाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आएगी, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, आइए पढ़िए देखते हैं। द लॉ ऑफ मास एक्शन कोरिलेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and the concentration of the reactants. It states that at constant temperature and pressure, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants, each raised to the power equal to corresponding stoichiometric coefficient, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो एक कंसीडर आ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर ली, AA प्लस BB की CC प्लस DD। और अब जब हम लोग इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे वो क्या आएगा, KF। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ऐसे, वरना दिक्कत होगी आपको समझने में, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो कुछ सीखने भी आए हैं रिवीजन के साथ साथ। तो ये रहा बेटा, ये एक रिएक्शन लिखी है AA प्लस BB रिवर्सिबल साइन के साथ CC प्लस DD। तो यहाँ पे बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं आपको समझाऊं, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब इस तरफ को जा रही है, ठीक है ना, इतना तो समझ में आता होगा यार। उसको हमने RF से डिनोट कर दिया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा चुके हैं, इज इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KF। और ये KF क्या है, क्या है ये कांस्टेंट है। काहे का कांस्टेंट है ये, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इट इज अ कांस्टेंट, अ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हमने RB से आइडेंटिफाई कर लिया, डिनोट कर दिया, तो वो KB। अब जब हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारे CC और DD रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, तो C टू द पावर C, D टू द पावर D। अब एट इक्विलिब्रियम आपने क्या पढ़ा है अभी, कि जब इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शंस। और RF और RB की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, ये दो इक्वेशंस जो बनाई हैं इनको इक्वेट कर दो बस। तो KF AA BB इज इक्वल टू KB CC DD। अब KF अपॉन KB इज इक्वल टू क्या आएगा, CC D टू पावर D अपॉन A टू द पावर A और B टू द पावर B। अब ये जो KF अपॉन KC मैंने एक चीज़ लिखी है ना, KF अपॉन KB, बेटा ये दो कांस्टेंट्स जब डिवाइड होते हैं तो एक नए कांस्टेंट को जन्म देते हैं, इसको बोलते हैं KC। क्या बोलते हैं, KC। तो KC क्या है, KC आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज आर गिवन। स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई बात। तो कोई आपसे पूछे KC का मतलब, KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन को कंसीडर किया जा रहा है। KF अपॉन KB क्या है, होता है आपका, इट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन।
तो यहाँ से लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकल कर आता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है समझते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले को पढ़ो एक बार आप लोग गौर से। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? COD क्या थे? COD तुम्हारा प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट का ही तो मोलर कंसंट्रेशन लिखा था। तो इट इज द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द product of the molar concentration of the reactants with each term raised to the power equal to stoichiometric coefficient at constant pressure and at constant temperature is equal to some constant which is known as equilibrium constant, that is Kc। तो मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है Kc is equal to C into D upon A into B, ये सिर्फ और सिर्फ इसको आपको इंग्लिश भाषा में आराम से प्यार से अच्छे से समझा देना है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि एट इक्विलिब्रियम द टू रेट्स बिकम इक्वल, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो एट इक्विलिब्रियम KF AA BB इक्वल टू KB CC DD। यही चीज़ हमने यहाँ पे समझाई थी ना, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके आराम से उसको लिख लेने का, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि KF अपॉन KB किया तो वो किसके बराबर आ गया? KC के। दिस KF अपॉन KB, यहाँ पे इन्होंने KR लिखा है, KB लिखना, इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली, किसी भी रिएक्शन के लिए आपका जो Kc होता है इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर। नेक्स्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये पॉइंट आपका थोड़ा सा बाकी सारे पॉइंट से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे चल के जब हम लोग इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये चीज़ हम लोगों को दिमाग में ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि यार Kc का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बट ऑब्वियस की बात है ना कि जो इसके जो मोलर कंसंट्रेशंस होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो कहाँ के होंगे? इक्विलिब्रियम के ही कंडीशन के होंगे ना, इनिशियल कंडीशन के तो हो नहीं सकते, फाइनल कंडीशन के तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इनर्ट मटेरियल्स इन द रिएक्शन। ऐसा क्यों कह रहा है वो? भाई अगर तुम कोई कैटलिस्ट डाल देते हो किसी रिएक्शन में, जैसे ये एक रिएक्शन चल रही है AA प्लस BB, A प्लस B गिव्स C प्लस D, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब A प्लस B आपस में तुरंत इफेक्टिव कोलिजन नहीं दिखा पा रहे, तो तुमने कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट डालने का इतना मकसद होता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन शुड गेट इंक्रीज, बट ये तो रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो जितनी तेज़ी से आगे रिएक्शन भागेगी उतनी तेज़ी से रिएक्शन पीछे भी भागेगी, तो Kc में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट लिखा है। नेक्स्ट आता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अरे भाई अभी हम ये पढ़कर आ रहे हैं कि ये डायनेमिक नेचर का होता है। अब तुम चाहे रिएक्शन को आगे से लेकर चलो चाहे पीछे से लेकर चलो, एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा ना कि जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो भले आप प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्टेंट मान कर चले और पीछे से आए, चाहे आप आगे से जाएं, यू विल गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट जो निर्धारित समय पे होना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे आगे ना उसके पीछे। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। नेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये पॉइंट समझ गए? रेसिप्रोकल हो जाता है भाई, सीधी सीधी बात है। चलो आओ यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं लिखी हुई है, जैसे ये एक रिएक्शन है तो इसका Kc तुम ऐसे ही तो लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, ऐसे आ गई, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो तुम ऐसे लिखोगे, AB अपॉन CD। तो ये देखो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, यानी कि जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ओरिजिनल वाले के रिवर्स हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो यार, कल को ये ना कहना कि सर मज़ा नहीं आई, समझ में नहीं आया। तो 2HI गिव्स H2 प्लस I2। अब इसकी Kc की वैल्यू तुम्हें 50 दी है,
तुमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तुमने लिख दिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है। और यहाँ का तुमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना वो K डैश मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम उसके अपोजिट हो जाएगा, 1/50 वैल्यू लिख लेंगे इसकी हम। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब हम रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। और अगर हम किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके पावर में चली जाती है। इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय अ कॉमन फैक्टर देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड रिफ्लेक्ट द चेंज। जैसे अगर आपके पास ये एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी और उसका KC अगर आपका ये आ रहा है, अगर आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n फैक्टर क्या है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह काम करेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाती है, पावर में चली जाती है, और अगर पावर में चली गई तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो उतने ही पावर का बढ़ता हुआ आएगा। और डिपेंड करता है 2 है कि 3 है कि 4 है। नेक्स्ट आपको बाद में समझाने वाला हूँ वो है KC और KP से रिलेटेड। तो आइए ज़रा दिमाग को यहाँ पे फोकस करिएगा। जैसे बेटा मैं अगर तुमको एक एग्जाम्पल दूँ और मैं तुम लोग से कहूँ कि वीडियो पॉज करके इसको लिखो, तो आई होप आप लोग लिखोगे। आपको क्या करना है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है फटाक से वीडियो पॉज करके इसकी KC की एक्सप्रेशन लिखो, है ना। KC की एक्सप्रेशन लिखनी है आपको, और साथ में आपको KC के लिए उसकी यूनिट बतानी है। तो आप लिखोगे फटाफट सर, KC इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो 1 ही है, तो टू द पावर 1 ही लिख लिया अपॉन PCl5 रिएक्टेंट। अब देखो बेटा, ये जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, ये जो हमने अभी बताया था ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब जो आप लोगों ने आसान भाषा में बताऊँ मोलैरिटी पढ़ी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो KC की एक्सप्रेशन तो आपने लिख ली, आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने जो कहा था KC की एक्सप्रेशन लिखो। अब बात आती है यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या होगी, PCl3 मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मल्टीप्लाई बाय Cl2 मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर एक कैंसिल हो गया तो 1 मोल पर लीटर बचा, यानी कि पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए KC की यूनिट आपके सामने लिखी है। यानी क्या सर, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग KC की यूनिट हो सकती है क्या? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और मान लो कभी कभार तो होती भी नहीं है, जैसे अगर हम 2HI प्लस H2 प्लस I2 की बात करें, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आकर आप KC लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिख के दिखाओ, H2 इंटू I2 अपॉन HI का होल स्क्वायर। अब देखो मोल पर लीटर इसकी भी होगी, मोल पर लीटर इसकी भी होगी, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स तो कट गए यार। तो इस एक्सप्रेशन के लिए KC की कोई भी यूनिट नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि KC हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, KC हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट, इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन। अब हमारा समय आ गया है KC के भाई से मिलने का, जिसका नाम है KP मतलब कमला पसंद, ठीक है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिक चंद, लेकिन ये क्या है, कमला पसंद। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी कि PCl5 PCl3 प्लस Cl2 दे रहा है, तो इसके लिए अगर मैं कहूँ KP लिखो, तो ये क्या है यार, KP होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे KC होता है।
बस फ़र्क इतना होता है कि Kc हम लोग यूज़ करते हैं जब मोलर कंसंट्रेशन गिवन होता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हम तब यूज़ करते हैं व्हेन partial pressure are considered for reactants and products. When partial pressure are considered for reactants and products. यानी कि अगर हम यहाँ पे Kp की एक्सप्रेशन लिखें तो बस मोलर कंसंट्रेशन वर्ड हट जाएगा, बाकी सब चीज़ सही रहेगी, सेम वही रहेगी जो Kc में लिखते थे। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2, इस तरह से P लिख देने का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर होता है, और जब सारी गैसेस का पार्शियल प्रेशर मिल जाता है तो वो किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अच्छा, प्रेशर के यूनिट तुम लोग किस टर्म्स में गिनते हो, या एटमॉस्फेयर के टर्म्स में, या बार के टर्म्स में, या mm के टर्म्स में? तो कोई भी टर्म दिया हो, जैसे मान लो हम ATM मान लेते हैं, तो ATM, इसका भी ATM अपॉन इसका भी ATM, ATM कट गया, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp की यूनिट ATM आ गई। जैसे हम लोग पिछले देखे तो Kc की यूनिट इसके लिए क्या आ रही थी, मोल पर लीटर। यानी कि Kc Kp के लिए पर्टिकुलर एक ट्रेंड देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, उनकी यूनिट को लेकर। Kc और Kp की यूनिट अगर आपको बतानी है तो Kc है तो मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा Ng लिख देना, और अगर Kp की बतानी है तो एटमॉस्फेयर टू दी पावर डेल्टा Ng लिख देना। अब ये सर बात डेल्टा Ng वाली क्या है, ये समझाइए। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा Ng, डेल्टा Ng का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब हो गया आपका चेंज, N का मतलब हो गया चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और G का मतलब, तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दो, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यानी कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स को अगर आप करते हैं तो जो आएगा चेंज, दैट विल बी दी डेल्टा Ng वैल्यू। जैसे पिछले क्वेश्चन में PCl3 का एक गैसियस मोल ये है और एक गैसियस मोल ये है, तो टोटल 2 हो गए, और यहाँ पर एक ही गैसियस मोल है तो 2 - 1 1, तो मोल पर लीटर टू दी पावर 1 यानी कि मोल पर लीटर, या ATM टू दी पावर 1 तो ATM हो गया। सिमिलरली इससे पहले वाला एक क्वेश्चन और देखा था हम लोगों ने, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो यहाँ पे H2 भी गैसियस में है, I2 भी गैसियस में, HI भी गैसियस में है। प्रोडक्ट में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 2, क्योंकि एक इसका है एक इसका है, और रिएक्टेंट्स में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 2, तो 2 - 2 0 हो गया, इसलिए देखो यहाँ पे यूनिट लेस आया था। ठीक है, तो हर बार याद रखेंगे सिर्फ गैसियस मोल्स में ही फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आता है जो आप लोग हमेशा याद रखोगे कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अब Kc के टर्म्स में हो चाहे Kp के टर्म्स में हो, वी विल ओनली consider the molar concentration of gaseous and aqueous phase। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा गैसियस या एक्वस फेस में, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर वो तुम्हारा सॉलिड फेस में है, या अगर तुम्हारा वो प्योर आया है, पीला कलर कैसा लग रहा है जी, इमेजिन कर लिया तुम लोगों ने, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, इनका जो मोलर कंसेंट्रेशन होता है ना, MC मतलब मोंटी कार्लो नहीं, MC मतलब मोलर कंसेंट्रेशन। तो जो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का मोलर कंसेंट्रेशन होता है व्हाइल डिफाइनिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट शुड बी टेकन एज कांस्टेंट और 1।
ठीक है, इसके पीछे लॉजिक होता है, और लॉजिक क्या होता है, डेंसिटी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर हम लोग बात को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक नोट्स कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम लोग आगे आते हैं, जो चीज़ हमने आपको समझाई थी उसकी एक क्विक रीडिंग करवा देते हैं। रेडी हैं आप लोग? ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा केपी का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर टू द पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पावर टू पावर डी। दिख रहा है ना? ठीक है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो देख लो। पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं पढ़ा था 11th में, है ना? सिर्फ टाइम पास किया, नालायकों, उसी का फल भुगत रहे हो। अब मान लो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, तो हमें पार्शियल प्रेशर A का निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। अब जिसका भी चाहिए आप निकाल लेना। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा या नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स से तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, उससे तुम्हारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करना मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कर देना। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर निकलता है। तो बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूनिट्स ऑफ Kc एंड Kp। When the total number of moles of reactants and products are equal for such reaction, Kc and Kp have no units, like I have given you the example for 2HI gives H2 plus I2। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? When the total number of moles of reactants and products are unequal, Kc will have the unit mole per liter टू द पावर डेल्टा एन, अभी हमने पढ़ाया, एंड Kp विल हैव द यूनिट ATM टू द पावर डेल्टा एन, जहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू देखो यहाँ पर इसने भी समझाई है आपको, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन किस फेस में लेंगे? सिर्फ गैसियस फेस में लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। Kp और Kc के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है जिसको हम आराम से डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डिराइव करने की। अपन लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, अपन लोग वन शॉट में पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रैप करने यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब देखो इन्होंने यहाँ पे अब साफ साफ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। Kp का मतलब पता है, Kc का मतलब पता है, R का मतलब क्या होगा? 0.0821 वैल्यू ज़्यादा यूज़ की जाती है या 8.314 ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा यूनिट क्या है। 0.0821 तब यूज़ करी जाती है जब लीटर पर एटीएम पर मोल हो, और 8.314 तब जब जूल पर केल्विन पर मोल हो। तो ये आप यूनिट्स के हिसाब से हम लोग आर की वैल्यू या गैस कांस्टेंट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। फॉर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 Kp Kc के बराबर होगा। फॉर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 Kp Kc से बड़ा होगा। अब ये क्या मतलब है, जरा इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा एन जी लेसर देन 0 होगा तो Kc बड़ा होगा, Kp छोटा होगा। अब ये सब क्या बातें कर रहे हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, एक हम क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं PCl3 PCl5 वाला, है ना, सबसे बहुत बड़ा बहुत प्यारा सा है ये। नहीं चलो अच्छा और ले लेते हैं, वरना कहोगे सर आपको तो आता ही नहीं है जजमेंटल हो गया। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये ऐसी कोई एक रिएक्शन है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नीचे ऑप्शंस आ सकते हैं कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट या विच इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो अपने को सिर्फ क्या फाइंड करना है बेटा, डेल्टा Ng फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट्स में टोटल 2 मोल्स ऑफ गैसियस हैं और रिएक्टेंट में टोटल 4 है।
3 इसके 1 इसका, यानी कि -2। अभी तुम लोग रिलेशनशिप पढ़ कर आ रहे हो, Kp इज इक्वल टू KC RT⁻∆Ng। डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 रख दी। तो अब खुद सोचो, यहाँ पे डेल्टा एन जी जब लेसर देन 0 आया तो Kp और Kc में कौन बड़ा निकल कर आया? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए जब डेल्टा एन जी लेसर देन 0 है तो Kc की वैल्यू ज़्यादा है Kp के कंपैरिजन। Kc की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी Kp के कंपैरिजन। मतलब पर छोटी सी मुद्दे वाली बात है। तो इस तरह से रिलेशनशिप में भी पूछा जा सकता है या इस स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन होगा 0 से तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा कि Kp लेसर देन Kc होगा। है बहुत छोटी छोटी बात और बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब यार ये टर्म तो यार बचपन से पढ़ते जा रहे हो। होमोजीनियस का मतलब जब हर चीज़ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की सेम फेस में होगी। ऐसे एग्जांपल देख लो, इसमें हर चीज़ गैस में है, SO2 भी गैस में है, O2 भी गैस में है, SO3 भी गैस में है। ये देख लो, ये सब कुछ लिक्विड 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 में है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम हो गया। हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल तुमको अभी से पढ़ा कर आ रहे थे जब हमने तुमको क्लोज सिस्टम पढ़ाया था कि जब इक्विलिब्रियम होता है तुम्हारा क्लोज सिस्टम में होता है, तो इसमें CaCO3 सॉलिड में है, CaO सॉलिड में है, लेकिन एक प्रोडक्ट जो CO2 मिल रहा है वो गैशियस में है। तो यहाँ पे थोड़े से फेसेस का डिफरेंस आ गया, मोर देन वन फेस इज प्रेजेंट ओवर देयर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। और ऊपर वाला क्या था? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्लियर? आगे चलें? पक्का मजा आ रही है ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कुछ एप्लीकेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागने वाली है या बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने वाली है। समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? चलिए इधर देखिए, ये एक छोटा सा प्यारा सा टेबल आप देख रहे हैं। Q इज ग्रेटर देन KC। Q यहाँ पे क्या है? Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट और इसका भी वही फॉर्मूला होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है। अभी आप लोग पढ़ कर आ रहे हो ना, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of the products upon product of the molar concentration of the reactants with each term raised to the power equal to stoichiometric coefficient is equal to Kc। और यही Q भी होता है, बस एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क आप जानना चाहोगे? आप इंटरेस्टेड हो? तो वो फर्क इतना है कि जो Q होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए नहीं होता, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए नहीं होता, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नहीं होता। Q रिएक्शन कोएफिशिएंट कभी भी किसी भी टाइम के लिए भी निकाला जा सकता है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तब Q निकाला जा सकता है, रिएक्शन खत्म होने वाली है तब निकाला जा सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले निकाला जा सकता है, इक्विलिब्रियम के बाद निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड फॉर एनी रिएक्शन इन द सेम वे एज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेप्ट दैट द कंसंट्रेशंस मे नॉट नेसेसरीली बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आई बच्चों बात मेरी? पक्का? ओके। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का फॉर्मूला लिखा। अब Q Kc के टर्म्स में लिख सकते हैं, Q Kp के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी और मोलर फ्रैक्शन मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो बस एक चीज़ याद रखो कि अगर QC Kc से ज़्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। राइट से लेफ्ट ना समझ लो ना, राइट से लेफ्ट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट से लेफ्ट याद ना रख के तुम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड याद रखो, वरना भूल जाओगे यार, है ना। राइट और लेफ्ट वाला बड़ा लोचा होता है। और उसी तरह अगर तुम्हारा Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो वो फॉरवर्ड होगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद कर लो। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट चीज़ नहीं है, QC है, तो QC अगर ज़्यादा होगा Kc से तो बैकवर्ड होगी, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिकली कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, दैट इज द स्पॉन्टेनिटी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो कैसे पता चलेगा?
वो हमको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से पता चलेगा। ये होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स की ये जो रिलेशन है डेल्टा जी गिव्स डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानते हैं तो डेल्टा जी उसमें शून्य होता है। और डेल्टा जी अगर लेसर देन वन है या डेल्टा जी नॉट लेसर देन वन है तो जो रिएक्शन होती है, यानी कि लेसर देन वन का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो जो रिएक्शन होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, द डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव और लेसर देन वन। अच्छा, इस रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी आपका ज़ीरो हो जाता है और जो क्यू होता है वो के सी के बराबर हो जाता है। ये देखो, अभी ये चार्ट में आपने पढ़ा था कि अगर क्यू ग्रेटर देन के सी है तो बैकवर्ड है, लेसर देन है तो फॉरवर्ड है, और अगर दोनों बराबर हैं तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो अगर हम ये दो वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमें फाइनल मिलता है। ये इसको हम लोग आसान भाषा में इस तरह से भी लिख सकते हैं। एल एन को देखकर बच्चा घबरा जाता है। एल एन बेसिकली नेचुरल लॉग होता है, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लिकेशन देना पड़ता है। यानी कि डेल्टा जी नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अब इस एक्सप्रेशन को आप याद रखना, बहुत काम की है, बहुत काम की है। इवन इक्विलिब्रियम चैप्टर में नहीं, उससे आगे भी बहुत काम आएगा इसका। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी मतलब गिव्स एनर्जी शुड बी नेगेटिव, अदरवाइज वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लीच इज द लीच-एटलियर प्रिंसिपल। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है, अभी आयनिक बचा है है ना। तो ये क्या कहता है कि इफ अ सिस्टम is subjected to a change in one or more variables such as pressure, temperature, concentration, then the equilibrium shifts in such a way so as to undo the effect of the change। एक बार मेरे साथ फिर से देखिए। If a system at equilibrium is subjected to a change in one or more variables such as pressure, temperature or concentration, then the equilibrium shifts in such a way so as to undo the effect of the change। हिंदी में मतलब है कि अगर एक रिएक्शन तुम्हारी इक्विलिब्रियम में चल रही है और तुमने उसमें हल्की सी खुरपेची कर दी। खुरपेची का मतलब है कि अगर तुमने उसमें किसी भी तरीके का चेंज कर दिया, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का मोलर कंसंट्रेशन चेंज करने की कोशिश करी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। भाई एक तराजू है, तराजू में तुमने 1 किलो का गट्टा रखा है और 1 किलो दाल रखी है, तो एकदम बैलेंस है। अब गट्टा यानी कि वेट को अगर आप ऊपर नीचे कर दो तो आपका तराजू ऐसे डगमगाने लगेगा, या अगर आप दाल को कम या ज़्यादा कर दो तो आपका तराजू ऐसे डगमगाने लगेगा, है ना। थोड़ा कभी कभी शॉप वेंडर्स करते हैं ना छोटी छोटी चीटिंग कि भैया 250 ग्राम है तो ऐसे से कर दिया, है ना, गट्टा ऐसे से हिलता रहता है। आप कहते हैं नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा हम तभी खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, मम्मी मारेंगी। याद नहीं है? अरे कभी तो जाते होगे शुद्ध नमक लेने, शुद्ध नमक नहीं समझते, टाटा ही सबसे शुद्ध नमक होता है तो हम लोगों को क्या है कि शुद्ध नमक ही लेना चाहिए, टाटा ही शुद्ध नमक है। इक्विलिब्रियम में अगर कहीं पे भी चेंज आता है तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से वो वापस अपना इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करता है, रिकरेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके लिए रिएक्शन या तो आगे जाती है या पीछे जाती है। ये लीच-एटलियर प्रिंसिपल हमको बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन को मूव करने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करने वाली है कि बैकवर्ड डायरेक्शन को मूव करने वाली है। कब? जब किसी भी तरीके का चेंज होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में। तो अगर हम सबसे पहले कंसंट्रेशन का चेंज करें तो कंसंट्रेशन में अगर हम रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन सबसे पहले चेंज करें, अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें
ये छोटी छोटी बातें लिख लेना। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ भागेगी। जैसे A प्लस बी अंडर गिव्स C प्लस डी, तो A और B में से किसी एक का भी कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो मतलब ज़्यादा हो गया। अब ये कम होना चाहेगा इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करने के लिए। तो अटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम को, तो ये रिएक्शन क्या करेगी, आगे की तरफ भागेगी। रिएक्टेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होने की कोशिश करेंगे, कम होने की कोशिश करेंगे, और जब रिएक्शन आगे जाएगी तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि रिएक्शन आगे जाएगी तो रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट्स का बढ़ने लगता है। उसी तरह कंसंट्रेशन में आप ये चीज़ और पढ़ सकते हो कि अगर मान लो तुमने प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अगर प्रोडक्ट का बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट कम होना चाहेगा, प्रोडक्ट कम क्या होना चाहेगा, मतलब रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। तो कोई भी एक चीज़ याद कर लो। अब एग्जाम में बड़े चालू होते हैं, कहेंगे रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया। क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट्स में से किसी एक का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो अब रिएक्टेंट कम हो रहा है, अब उसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा होने को मांगता है ताकि इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन कर सके। तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, पीछे की तरफ भागेगी। छोटी छोटी बातें समझते हो गए ना तुम लोग, पक्का। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपको उसको लेकर, प्रेशर को लेकर, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना जरा क्या होता है वो। तो रिएक्टेंट्स को लेकर मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। चलिए देखिए, प्रेशर सॉरी, रिएक्टेंट्स कह रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है ली-चैटले प्रिंसिपल में। देखो, इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीज इन प्रेशर, रिएक्शन कहाँ भागेगी, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जहाँ पे कम है। छोटा सा स्टेटमेंट याद रखोगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम, सो एज स्टेटेड बाय द ली-चैटले प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम के इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करता है। तो अगर प्रेशर तुम्हारा बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे नहीं याद करना है। क्या याद रखना है, रिएक्शन वहाँ भागेगी, रिएक्शन उस तरफ को जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। इसका एग्जाम्पल दे दे तुम लोग को, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हो, चलो, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। तो अब हमने यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया, इस रिएक्शन में इंक्रीज कर दिया। अभी तक अच्छी खासी इक्विलिब्रियम में चल रही थी, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम इसका गड़बड़ा जाएगा। अब इक्विलिब्रियम के इफेक्ट को अंडू करने के लिए, उसको वापस रिटेन करने के लिए ये रिएक्शन किस तरफ को भागेगी, ये रिएक्शन उस तरफ को भागेगी एज स्टेटेड बाय ली-चैटले प्रिंसिपल कि प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाती है जहाँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहाँ कम है, देखो, प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 2 है, रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 4 हैं। तो रिएक्शन इस केस के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है, जेई मेंस नीट सब में आता है, सब में आएगा। ठीक है, अब यही अगर कहता प्रेशर को हम कम कर रहे हैं, तो अगर प्रेशर कम कर रहे हैं तो डिक्रीज इन प्रेशर का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। भाई, इंक्रीज इन प्रेशर में वहां जा रही है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं। तो जब तुम प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब आप तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर का। अब आपके हिसाब से रिएक्शन 2 तरीके की हो सकती है, या तो एक्सोथर्मिक या आपकी एंडोथर्मिक। नीचे लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और ये बताते रहना कि आपको ये वीडियो कैसी दिख रही है या कैसी लग रही है ना। यार, ये गड़बड़ हो गया मामला। तो या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या आपकी
एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। और एंडोथर्मिक में आप हीट एनर्जी को देते हैं मतलब हीट एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे लिखिए हीट एनर्जी इज गिवन आउट, और यहाँ एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी इज सप्लाइड। तो जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 gives 2HI प्लस 280 किलो जूल पर मोल। अब प्लस हीट यहाँ लिखा है, डेल्टा H जो है वो प्रोडक्ट साइड लिखा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब वो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई इन दो रिएक्टेंट से, या तो -280 यहाँ लिख दो, या यहाँ पर जब वो जाएगा तो वो +280 कहलाएगा। बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है बच्चों को, लेकिन मैंने बहुत आसान कर दिया, देखना बड़े प्यार से। अगर मैंने एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कहाँ लिखा होता है, पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड। तो यानी कि एक तरीके से तुमने प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और अगर प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, पीछे तरफ भागेगी। अभी तुम ये ऊपर पढ़कर आ रहे हो, बोलो बात समझ में आई? अभी ये चीज़ तुमने यहाँ पर देखी है कि नहीं देखी है, भूल गए हो? देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन जो है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लगी। अब ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एच किधर है, डेल्टा एच तुम्हारा रिएक्टेंट साइड लिखा है कि डेल्टा एच तुम्हारा प्रोडक्ट साइड लिखा है, पॉजिटिव का डेल्टा एच। तो भाई देखो वो डिपेंड करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब अगर एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच ऐड होगी तुम्हारी प्रोडक्ट की तरफ, और तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी कि तुम डेल्टा एच को बढ़ा रहे हो, यानी कि डेल्टा एच प्रोडक्ट की तरफ है, यानी कि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। उसी तरह अगर हम एंडोथर्मिक का केस देखें, जैसे मान लो एक रिएक्शन है A + B + डेल्टा एच। अब ये रिएक्टेंट की तरफ प्लस डेल्टा एच लिखा है, यानी कि ये एंडोथर्मिक केस है, +C + D। अब तुमने अगर डेल्टा एच यहाँ पर बढ़ा दिया बेटा, अगर तुमने टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाया तो डेल्टा एच बढ़ गया। अब डेल्टा एच इस केस में किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। उधर पीछे वाले केस में क्या भाग रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग रही थी। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर? और हम इसको क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट्स के रूप में एक बार पढ़वा देते हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर डाउट है तो फिर दिक्कत है यार। तो ये रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। तो फर्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, आप सब ध्यान रखिएगा। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंसेज ऑन वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम shifts the equilibrium to produce more of the substances on the other side of it। ये तो यार थोड़ी कठिन भाषा में लिखा है, मैंने तो बड़ी आसान भाषा में आपको समझाया। क्या कि अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक दो, अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन को पीछे डायरेक्शन की तरफ फेंक दो। अगर ज़्यादा हो रहा है तो कम करने की कोशिश करनी है, और अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में देखें, द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स आर नॉट इफेक्टेड। ये तो बड़ा ऑब्वियस की बात है ना, हम लोग सॉलिड्स में तो डील नहीं करते हैं, बात आती है मेन गैसियस की। तो जहाँ पे
नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम होते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन वहीं पे भागती है। तो यहाँ पर कहीं ये लिखा होगा, ये रहा, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर विल कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन गैशियस सिस्टम will shift the equilibrium in a direction where there is a decrease in the number of moles of gaseous state and vice versa। समझ गए? समझ के नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो आपको पढ़ाया था अभी, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस आ गया है, ये भी समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा देना चाहते हैं। Increasing the temperature shifts a reaction in the direction that produces endothermic। वो कितनी टफ भाषा में लिखा है, मैंने कितनी आसान भाषा में तुमको भी समझाया। नहीं समझ में आया तो रिएक्शन को रिवाइंड करो और समझ लो। और एडिंग अ कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डज नॉट चेंज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर में समझा चुका हूँ, प्रेशर समझा चुका हूँ, कंसनट्रेशन समझा चुका हूँ। कंसंट्रेशन में क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन आगे भागेगी, प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो पीछे भागेगी। अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तुमने कम कर दिया तो वो ज़्यादा होना चाहता है, यानी कि प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को कंसंट्रेशन प्रोवाइड करें, यानी कि रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। प्रेशर में आपको छोटी सी सिंपल सी बात याद रखनी है कि जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर कर लेना, वहाँ पे प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो उस तरफ को रिएक्शन भागेगी। अब वो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहाँ पर कम है। टेम्परेचर में मैंने बहुत आसान चीज में बताई है कि पहले ये देख लो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कहाँ लिखा जाएगा, प्रोडक्ट में। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच कहाँ लिखा जाएगा, रिएक्टेंट में। अब तुम जिस तरह से एंडोथर्मिक में बढ़ाओगे हीट, यानी कि रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी। अब इनर्ट गैस में देखो बेटा दो चीजें होती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इसमें बेटा दो केस आएंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट। अब दूसरा आ सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर, सामने सामने लिखा हुआ आएगा कि हमने हीलियम या नियॉन डाली एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो होता क्या है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो जब आपने किसी भी बीकर में इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया, है ना, जैसे ही इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मिक्सचर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर घटने वाला केस आ गया। और जब प्रेशर घटता है तो रिएक्शन कहाँ भागती है, जहाँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा होते हैं, है ना। यानी कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है इनर्ट गैसेस को डालने पर, कांस्टेंट प्रेशर के केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें वो डिक्रीज इन प्रेशर वाली कहानी याद रखनी है। डिक्रीज इन प्रेशर करने पर रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल ज़्यादा होंगे, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा होंगे। नहीं समझ में आया, रिपीट करें। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस दो इसके पार्ट्स हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं है, आंसर लिखोगे नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर में आप क्या लिखोगे कि जब आप इनर्ट गैस डालते हो तो यार देखो उसके प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना मिक्सचर की।
अब अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं बॉयल्स लॉ से कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा होगा, हालांकि हम प्रेशर कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, मान कर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लॉजिक लगाओ, प्रेशर घट रहा होगा। तो अगर प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर वाला ली-चैटलियर प्रिंसिपल सब ने रूल पढ़ाया है कि इंक्रीज इन प्रेशर में रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होते हैं, तो डिक्रीज इन प्रेशर में रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो रिएक्शन वहाँ भागेगी जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज़्यादा है। तो ये रहा आपका ली-चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रहे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग एक नए पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया।